लीजिए, क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का गठन कब किया गया था? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का गठन कब किया गया? 1971, 1966, 1959 या फिर 1985? बताइए। और दूसरी बात, इसको शॉर्ट में बोलते हैं काजरी। अब मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे काजरी का गठन कब हुआ। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, काजरी का गठन कब हुआ, ये है। अच्छा, एक आपके सामने आता है आफरी का गठन कब हुआ? आफरी, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। और एक है आपके सामने केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। बताइए। हाँ, याद रखिएगा, बिल्कुल शाबाश सभी के। काजरी जो है इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। कहां पर है ये काजरी? याद रखिएगा, जोधपुर में। आफरी भी कहां पर है? तो याद रखिएगा, ये भी है आपके जोधपुर में। चलिए, आफरी की स्थापना कब हुई बताइएगा। आफरी की स्थापना कब हुई? बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, यानी कि काजरी की जो स्थापना है वो हुई 1959 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, हाँ बिल्कुल सभी के शानदार है। लीजिए, अगला क्वेश्चन। अगला और बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार ने किस वर्ष राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति, यानी कि राजस्थान स्टेट एनवायरमेंट पॉलिसी बनाई गई थी? कब? 1996 में, 2010, 2002 या फिर 2006? बताइए। हाँ, बताइए। बिल्कुल, बहुत ही शानदार सभी के। बिल्कुल, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान स्टेट एनवायरमेंट पॉलिसी है वो कब? तो याद रखिएगा 2010 के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये। अगला क्या है? अगला है वनों की गौण उपज में शामिल नहीं है। वनों की गौण उपज में शामिल नहीं है। बांस, महुआ, इमारती लकड़ी या फिर कत्था? बताइए। वनों की गौण उपज में शामिल नहीं है। बांस, महुआ, इमारती लकड़ी या फिर कत्था? राजस्थान के अंदर वनों की गौण उपज में कौन शामिल नहीं है? आप कहेंगे सर बांस। बांस याद रखिएगा आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है, और बांस हमारे राजस्थान में तो है उपज हो। महुआ याद रखिएगा आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहलाता है, इससे देशी शराब महुड़ी प्राप्त की जाती है, ये भी है। कत्था आप सब जानते होंगे, खेर वृक्ष से कत्था एकत्रित किया जाता है। यहां पर पूछा गया है कि वनों की गौण उपज में जो शामिल नहीं है वो है इमारती लकड़ी, शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने सी इज करेक्ट आंसर। पूछना क्या चाह रहा है ये समझिएगा आप। अगला, अमेरिकी वनस्पति शास्त्री के उल्लास कारंत का संबंध, यानी कि एक अमेरिकी वनस्पति शास्त्र है के उल्लास कारंत का संबंध राजस्थान के कौन से अभयारण्य की वनस्पति अनुसंधान से रहा है? अमेरिका के एक वनस्पति शास्त्री हैं, नाम है के उल्लास कारंत। पूछा जा रहा है कि इसका संबंध राजस्थान के कौन से अभयारण्य की वनस्पति अनुसंधान से रहा है? नाहरगढ़, गन्ना, सरिस्का या फिर रणथंभौर? गन्ना का मतलब केवला देव गन्ना पक्षी विहार, भरतपुर वाली है। बताइए, इनका संबंध कहां से रहा है? जैसे आपको पता हो तो ऐसे ही दो चार क्वेश्चन और है। एक जैसे आपके डॉक्टर कैलाश सांकला, डॉक्टर कैलाश सांकला। एक है आपके डॉक्टर सलीम अली, पहचान गए होंगे आप।
डॉक्टर कैलाश सांकला जिसे कहा जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, और डॉक्टर सलीम अली जिसे कहा जाता है बर्ड मैन ऑफ इंडिया, बर्ड मैन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। ठीक है, और डॉक्टर सलीम अली का संबंध किससे रहा है, तो याद रखिएगा केवलादेव गन्ना पक्षी विहार, केवलादेव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर। उसी प्रकार यह है कि अमेरिका के एक वनस्पति शास्त्र है, इनका संबंध याद रखिएगा जिससे रहा है वो है आपके रणथंभौर। रणथंभौर जो पहले अभयारण्य था, आगे चलकर ये राजस्थान का पहला नेशनल पार्क बना। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो कि अब आपके कहां पर है, याद रखिएगा सवाई माधोपुर में। ठीक है, ये बाघों की क्रीड़ा स्थली कहलाती है। ठीक है, हाँ, जोधपुर के निवासी हैं कैलाश सांकला। लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 5। पूछा जा रहा है कि पूर्णतः नष्ट होने के कंगार पर औषधि महत्व की वनस्पति हिंगोड़ा तथा वर्जदंती मुख्यतः किस प्रादेशिक क्षेत्र में पाई जाती है। यानी कि कुछ ऐसी वनस्पति है जो कि लगभग पूर्णतः नष्ट होने की कंगार पर है। वनस्पतियों के नाम है, एक का तो हिंगोड़ा और एक का नाम आपके सामने दे रखा है वर्जदंती, मुख्यतः किस प्रादेशिक क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन है मेवाड़, गोडवाड़, यहां ऑप्शन है गोडवाड़, घग्गर का मैदान या फिर थली, बताइए। हाँ बिल्कुल, रणथंभौर नेशनल पार्क है आपके सवाई माधोपुर में, ठीक बात है, बताइए। तो याद रखिएगा हिंगोड़ा और वर्जदंती जो वनस्पति है ये कहां पर पाई जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, मेवाड़ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है फॉरेस्ट मॉडल स्कूल उदयपुर तथा काजरी की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई थी, बताइए। फॉरेस्ट मॉडल स्कूल उदयपुर और काजरी की जो स्थापना है वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई। अब सिंपल सी बात है, यहां पर आपको दो बातें पता होनी चाहिए। एक तो चलो काजरी की स्थापना तो आपको पता है 1959, और एक आपको पता होनी चाहिए कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। इसका यदि आपको आइडिया है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना, तो आप कहेंगे सर पहली पंचवर्षीय योजना है 51 to 56, ये फर्स्ट है, और सेकंड पंचवर्षीय योजना बस। हाँ बताइए फटाफट, सेकंड पंचवर्षीय योजना का समय क्या है। अब तो आप बता सकते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताना इसकी स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ऑप्शन तो ही आपके सामने, प्रथम है, तृतीय है, द्वितीय है या चतुर्थ है। ठीक है, हाँ बताना आप इसका। चलिए अगला, अगला क्या है, अगला है वन क्षेत्रों के बाहर वृक्ष योजना की शुरुआत हुई, कब शुरुआत हुई थी इसकी। वन क्षेत्रों के बाहर भी वृक्ष होने चाहिए, वन क्षेत्रों के बाहर वृक्ष बोले तो TOFR, टोफर, यानी कि वन क्षेत्रों के बाहर वृक्ष जो योजना है इसकी शुरुआत कब हुई है। अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है ये। चलिए, तो इसकी जो शुरुआत है वो हुई है आपके 9 सितंबर 2022। ऑप्शन नंबर जो है वो है आपके सामने डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला लीजिए, अगला है राजस्थान का सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभयारण्य है। राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभयारण्य कौन सा है। गन्ना है, सरिस्का है, सीता माता है या फिर रणथंभौर है, बताइए। सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभयारण्य, सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभयारण्य, एक तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा है, घना है, सरिस्का है, सीता माता है या रणथंभौर। तो आप कहेंगे सर सर्वाधिक जैव विविधता वाला जो अभयारण्य है वो है आपके सीता माता अभयारण्य।
कौन सा है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीता माता अभयारण्य। अच्छा, यहां से क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये जो सीता माता अभयारण्य है ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा उड़न गिलहरी के लिए, उड़न गिलहरी के लिए, याद रखिएगा चित्तल की मातृभूमि के लिए, याद रखिएगा चौसिंगा के लिए, और दूसरी बात याद रखिएगा कि ये जो सीता माता अभयारण्य है ये कौन से वनों के लिए प्रसिद्ध है, तो सागवान के। तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने सी इज करेक्ट आंसर, सीता माता। हाँ, उड़न गिलहरी, चित्तल की मातृभूमि, चौसिंगा। लीजिए अगला। अगला है कि 2021 में राजस्थान के कौन से जिले में द्वितीय न्यूनतम वन प्रतिशत क्षेत्र है, प्रतिशत के आधार पर पूछ रहा है, प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम। तो आप सब जानते हैं कि सर प्रतिशत के आधार पर जो न्यूनतम है वो है आपके जोधपुर 1 नंबर, 2 नंबर है आपके कौन सा, याद रखिएगा चूरू। प्रतिशत में पूछ रहा है, ठीक है। लीजिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा चूरू। हाँ, सेकंड स्थान पे चूरू ही आता है, ठीक है। लीजिए अगला। अगला है कि राजस्थान के कितने प्रतिशत भू क्षेत्र पर वनों का विस्तार है, राजस्थान के कितने प्रतिशत भू क्षेत्र पर वनों का विस्तार है, बताइए। आप अक्सर पढ़ते हैं भाई राजस्थान का ये क्षेत्रफल है और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के इतने भाग पर क्या है, वन है, अक्सर पढ़ते हैं आप। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है 9.55, वैसे 9.60 है, लेकिन यहां ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। लीजिए अगला। अगला क्या कह रहा है, पूछा जा रहा है कि कौन सी श्रेणी प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों की श्रेणी नहीं है। देखिए राजस्थान में जो वनों की श्रेणी है वो 3 प्रकार की होती है। यहां पर ऑप्शन है सुरक्षित है, आरक्षित है, वर्गीकृत है या अवर्गीकृत है। तो आप कहेंगे सर सबसे पहली बात तो है कि राजस्थान में जो सबसे कम वन है वो अवर्गीकृत वन है, तो ये भी है हमारे यहाँ पर, सुरक्षित भी है, आरक्षित भी है, लेकिन जो भाग नहीं है वो है वर्गीकृत वन। ऑप्शन नंबर सी है, ये हमारे राजस्थान में वनों की जो प्रशासनिक श्रेणी है उसमें शामिल नहीं है। लीजिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन से वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं, यानी ऐसे कौन से वन है जो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है। उष्ण कटिबंधीय पतझड़, मिश्रित पतझड़, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार या शुष्क सागवान, ऐसे कौन से वन हैं जो आपके सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं, बताइए कौन से हैं। देखिए शुष्क सागवान की वन की बात करेंगे तो ये आपको मिलेंगे दक्षिण राजस्थान में, ठीक है, ये केवल आपको कहां पर मिलेंगे, दक्षिणी राजस्थान में। सदाबहार वन की आप बात करेंगे तो ये है आपके माउंट आबू में, याद रखिएगा। और ये दोनों ही पूछे जाते हैं, सदाबहार वन राजस्थान के कौन से क्षेत्र में है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट वन लाइनर पूछे गए हैं। यहां पर आपको पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं, तो याद रखिएगा उष्ण कटिबंधीय पतझड़, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, अगला है राजस्थान में 75 से 110 सेमी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं, शुष्क वन, पतझड़ वन, सागवान वन या सदाबहार वन। राजस्थान में 75 से 110 सेमी वर्षा, बताइए, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से वन पाए जाते हैं 75 से 110। देखिए राजस्थान के अंदर 75 सेमी से 110 सेमी तक जो वन पाए जाते हैं वो है आपके सागवान वन, ठीक है, सागवान वन, और ये वन आपको राजस्थान के दक्षिण में मिलेंगे, राजस्थान के दक्षिण में। तो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा आपके सामने सी इज करेक्ट आंसर। लीजिए अगला। अगला है कि निम्नलिखित में से किसमें सालर या फिर शाल, बोसवाल या सेरोता के वन पाए जाते हैं। सालर वन कहां पाए जाते हैं ये पूछा जा रहा है।
सवाई माधोपुर, बूंदी, धौलपुर, करौली, टोंक, जयपुर, दौसा, सीकर, कोटा, बूंदी, बाना, झालावाड़, अलवर, चित्तौड़, सलूमर या शिरोई। सालर। देखिए, वैसे सालर की एक खास बात है, सालर जो वन है ना, याद रखिएगा, इससे सर्वश्रेष्ठ गोंद का उत्पादन होता है। सर्वश्रेष्ठ गोंद उत्पादन, तो सर्वश्रेष्ठ जो गोंद उत्पादन होता है वो सालर से होता है। और सालर वैसे मिलेगा कहां पर, तो आप देखेंगे माउंट आबू क्षेत्र में, प्रमुख रूप से तो यहां मिलेगा। बाकी आपको अन्य क्षेत्रों में भी मिलेगा, जैसे अलवर है, चित्तौड़गढ़ है, सलूम्बर है या शिरोई की इन आसपास क्षेत्रों में। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, डी इज द करेक्ट आंसर। लीजिए अगला, पूछा जा रहा है माउंट आबू क्षेत्र में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, बताइए इसका। इसका आंसर आपको ही बताना है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल शाबाश। देखिए, दो बातें अक्सर हम करते हैं कि अक्सर आपको एग्जामिनर पूछता है, एक तो सदाबहार वन, एक सागवान वन। सागवान वन का तो याद रखें दक्षिणी राजस्थान, और सदाबहार वन का तो याद रखें माउंट आबू क्षेत्र। अक्सर ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहां पर पूछा भी यही, माउंट आबू क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, याद रखिएगा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। शाबाश। लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 16वां। वे वृक्ष जिसमें से कत्था निकाला जाता है, ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसे कत्था निकाला जाता है। ऑप्शन है बबूल, खेर, नीम या सालर। कत्था निकाला जाता है, बताइए ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसे कत्था का आयतन किया जाता है। देखिएगा, कत्था मध्य भाग से निकाला जाता है। किसके मध्य भाग से, तो याद रखिएगा खेर वृक्ष, खेर वृक्ष के मध्य भाग से कत्था निकाला जाता है। ये जो कत्था निकाला जाता है कौन सी जनजाति द्वारा, तो याद रखिएगा कथोड़ी जनजाति का कार्य है। कौन सी पद्धति द्वारा निकाला जाता है, तो याद रखिएगा हांडी पद्धति द्वारा। हांडी पद्धति द्वारा खेर वृक्ष के मध्य भाग से कथोड़ी जनजाति द्वारा क्या निकाला जाता है, कत्था। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 17वां। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष बीड़ी बनाने में काम आता है। कौन से वृक्ष की पत्तियों से बीड़ी बनाई जाती है, नीम, खस, बांस या तेंदु, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष बीड़ी बनाने के काम आता है। तेंदु आता है, बांस आता है, खस आता है या फिर नीम आता है, बताइए। आप कहेंगे सर बीड़ी बनाने के लिए जिस वृक्ष की पत्तियों का यूज लिया जाता है वो है तेंदु, याद रखिएगा क्या है, तेंदु। अगला, अगला है आदिवासियों का हरे सोने के नाम से जाना जाने वाला वृक्ष है। आदिवासियों के हरा सोना, आदिवासियों का हरा सोना किसे कहा जाता है। ऑप्शन है आपके सामने शालर, धोकड़ा, बांस या फिर गुल्लर। आदिवासियों का हरा सोना जिसे कहा जाता है, याद रखिएगा वो है आपके बांस। बांस जिसका साइंटिफिक नेम है बम्बूसा वेलगेरिस। बांस याद रखिएगा विश्व की सबसे लंबी घास। बांस विश्व की सबसे लंबी क्या है, घास। विश्व की सबसे लंबी क्या है, घास, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, बांस। लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 19। क्या कह रहा है, पूछा जा रहा है कि कमरों को खुशबूदार और ठंडा करने के लिए घास का उपयोग किया जाता है। कौन सी घास है, ऐसी कौन सी घास है जो कि एक सुगंधित घास है। शेवण है, धामण है, खस है या अंजन है, बताइए। एक तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन सी घास जो प्रोटीन युक्त घास है, तो प्रोटीन युक्त जो घास है वो तो है आपके शेवण, लेकिन
सुगंधित घास कौन सी है? तो याद रखिएगा खस घास। एक प्रकार की सुगंधित घास है कौन सी? खस। ये खस घास कहां पर मिलेगी? तो याद रखिएगा पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान। लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सेवण घास कहां पैदा होती है या पाई जाती है? जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर या कोटा? बताइए। ये तो बताइए भाई आप। सेवण घास जो बड़ी मुलायम और कोमल होती है, इसीलिए आप पढ़ते भी हैं कि राजस्थान का जो राज्य पक्षी है गोडावण, गोडावण अपने अंडे देता है सेवण घास में। और सेवण घास जो कि एक प्रोटीन युक्त घास है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है आपके लसियारुस सीडिकस। ये सेवण का साइंटिफिक नेम है। ये जो सेवण है याद रखिएगा प्रोटीन युक्त घास है। प्रोटीन युक्त घास। जैसा हमने एक और चर्चा की, गोडाउन अपने अंडे देता है। अब यहां पूछा जा रहा है कि सेवण घास कहां पैदा होती है। याद रखिएगा सेवण घास जहां सर्वाधिक होती है वो है जैसलमेर। कई बार क्षेत्र पूछा जाए तो याद रखिएगा पश्चिमी राजस्थान। सर्वाधिक कहां होती है? याद रखिएगा जैसलमेर में। ऐसे थोड़ी बहुत बीकानेर में भी होती है, लेकिन सर्वाधिक याद रखिएगा कहां होती है? जैसलमेर में। हम्म। चलिए अगला क्वेश्चन। राजस्थान में प्लास प्लास के वन कौन से जिलों में पाए जाते हैं? प्लास या ढाक? प्लास या ढाक जिसे क्या बोलते हैं? याद रखिएगा जंगल की आग। जंगल की आग या फिर वन की ज्वाला। एक बार इंग्लिश में पूछा गया था कि द फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। द फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट किसे कहा जाता है? प्लास या ढाक। जंगल की आग या वन की ज्वाला, जो कि आपके कहां पर पाया जाता है? अलवर, अजमेर, उदयपुर और राजसमंद। वैसे खासकर राजसमंद का जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? राजस्थान में बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए। राजस्थान में बेर व खजूर अनुसंधान कहाँ है? ऐसा ही एक और क्वेश्चन है कि राजस्थान में शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है? शुष्क बागवानी संस्थान एक है आपके बेर व खजूर अनुसंधान संस्थान। याद रखिएगा बेर व खजूर जो अनुसंधान संस्थान है या शुष्क बागवानी जो संस्थान है, ये आपके कहां पर है? तो याद रखिएगा बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। हाँ बीकानेर। अगला अगला है आपके सामने कि निम्न में से पंचकुटा सब्जी में शामिल नहीं है? केर, सांगरी, खिंपोल या कुम्मट? देखिए क्वेश्चन है आपके सामने कि पंचकुटा में कौन सी सब्जी शामिल नहीं है। देखिए पंचकुटा में कौन कौन सी सब्जी होती है? तो एक तो होती है आपके काचरी, काचरी, कुम्मट, सांगरी, केर और गुंदा। ये होता है पंचकुटा। और यहां पर पूछा गया है कि कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर सी खिंपोल। ये शामिल नहीं है। बाकी पंचकुटे में क्या होता है? काचरी, कुम्मट, सांगरी, केर और गुंदा। याद रखिएगा। चलिए
चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, पंचकुट्टा क्या होता है ऐसे? मिक्स वेज। देखिए, मारवाड़ टिक किस वृक्ष प्रजाति से निकलती है? मारवाड़ टिक किस वृक्ष प्रजाति से निकलती है? सागवान, शीशम, खेजड़ी या फिर रोहिड़ा? बताइए। मारवाड़ टिक, सागवान, शीशम, खेजड़ी या रोहिड़ा? तो याद रखिएगा रोहिड़ा। रोहिड़ा याद रखिएगा। राज्य पुष्प, राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा। हाँ, चलिए क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने इंपॉर्टेंट। देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वनोत्पाद राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में शराब बनाने में काम लिया जाता है? ऐसा कौन सा वन उत्पाद है जिसका उपयोग राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में शराब बनाने में होता है? बांस, महुआ, सेब या आम? बताइए। बांस है, महुआ है, सेब है या आम है? तो आप कहेंगे सर आदिवासियों का कल्प वृक्ष जिसे हम बोलते हैं, आदिवासियों का कल्प वृक्ष। और याद रखिएगा कि आदिवासियों का जो कल्प वृक्ष है वो है आपके महुआ। कौन सा है? महुआ। महुआ से देशी शराब प्राप्त की जाती है और उसी देशी शराब को कहा जाता है महुड़ी। ऑप्शन नंबर है आपके सामने, बी इज करेक्ट आंसर, महुआ। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा।